औरत को किसी की छुरी ना लगे, चश्मे बदुल। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीन के चले हैं देखो मिलके, चले हैं ससुराल। धीरे रे चलो मोरी आँखी हिरनिया, कमर न लचरे, जाने की बारी विदेशी। ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा। जौहर साहब के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वे एक स्टैंड अप कॉमेडियन के भांति गंभीर मुद्दों को कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश करने वाले व्यक्ति हैं। अपने हर अंदाज से लोगों को खिलखिलाकर हंसाने वाले आईएएस जौहर के व्यक्तिमत्व को दूसरे कलाकारों के लिहाजा बहुत कम आंका गया है। इतने बड़े स्टार कलाकार के नाम को सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि करण जौहर उनके बेटे हैं। कुछ लोग तो उनका पूरा नाम भी नहीं जानते हैं। कोई उन्हें बंगाली समझता है तो कोई पंजाबी, कोई उन्हें इंदरजीत सिंह जौहर समझता है तो कोई उन्हें इंदर सेन जौहर। हमारे जानकारी के हिसाब से उनका असली नाम इंदर सेन जौहर था। आईएएस जौहर का नाम तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण भी प्रसिद्ध रहा। दरअसल आपातकाल के समय बहुत सारे कलाकार कांग्रेस के खिलाफ जाकर मोर्चा संभाल रहे थे। उनमें जौहर साहब भी थे। लोक संख्या को काबू करने के लिए नसबंदी का कानून बना, तब जौहर साहब ने इस विषय पर फिल्म बना डाली और फिल्म का नाम भी नसबंदी रखा। कांग्रेस विरोधी होने के चलते उनकी फिल्म बड़े स्क्रीन पर रिलीज हुई नहीं। क्या टाइम हुआ? वही नंगा करने का टाइम। अरे हमको कौन नंगा कर सकता है? हुजूर आप तो नंगे ही खड़े हैं। पर जौहर साहब ने गांधी परिवार की खूब आलोचना की। उनके हिसाब से इस देश में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे में जौहर साहब ने 1971 में जय बांग्लादेश फिल्म बनाई। वहां हो रहे अत्याचार और राजनीतिक उथल पुथल को हास्य का रूप देकर उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया था। शायद आईएएस जौहर पहले व्यक्ति थे जिनके हर एक फैसले पर लोगों ने टिप्पणियां दी थी, चाहे उनका पर्सनल जीवन हो या फिल्मी सफर। उनको आप किसी भी एंगल से देखो, एक चेहरे के पीछे सैकड़ों चेहरे छुपे हुए दिखाई देंगे। इसीलिए तो वो एक महान कलाकार थे। जौहर साहब ने कटाक्ष के मामले में किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक भगवान को भी उन्होंने कचहरी में बिठाया। 1954 की नास्तिक फिल्म आपको याद होगी ही। कवि प्रदीप की ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बतौर डायरेक्टर 1952 की श्रीमती जी उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद नास्तिक फिल्म रिलीज हुई जो उनके जीवन की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने ऐसे इंसान की कहानी पेश की थी जिसने पार्टीशन के दौरान अपने परिजनों को मरते हुए देखा था। इस खूनी किस्से के बाद उस इंसान को भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। लगाएगा इस जग में भगवान का झंडा, कभी न झुकने पाएगा। पत्थर के भगवान तू है कहाँ, तेरी दुनिया में लग जाएगा। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जौहर साहब की फिल्में देखकर मन में सवाल उठता है कि वे ऐसे क्यों थे? क्या लोगों की गालियां खाना उन्हें अच्छा लगता था? हमारे हिसाब से जौहर साहब वास्तविकता को देखने और समझने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में वही दिखाया जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। उन्होंने न सिर्फ पार्टीशन देखा बल्कि उन्होंने टूटते घर भी देखे। अपने दिल में छुपे दुख को वो फिल्मों के सहारे लोगों को दिखाते थे। जौहर साहब का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के तलागंग में 16 फरवरी 1920 को हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई देखकर मालूम होता है कि वे अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखते होंगे। उस दौर में उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा कानून की पढ़ाई भी की। इसी कारण से जौहर साहब को सबसे पढ़े लिखे कलाकारों में से एक माना जाता है। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन देश के 2 टुकड़े हो गए और जौहर साहब की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस दिन पार्टीशन हुआ तब जौहर साहब अपने परिवार के साथ भारत के पटियाला में आए हुए थे।
दंगे फसादों के कारण वे अपने घर लौट नहीं पाए। इसी कारण जौहर साहब अपने परिजनों के साथ दिल्ली में बस गए। दिल्ली में परिवार बस गया, पर आमदनी के लिए उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जालंधर जाना पड़ा। वकालत में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वे मुंबई आ गए। उन्हें अपनी लेखनी पर पूरा विश्वास था। हमारे हिसाब से वे लेखक बनने मुंबई आए थे। आपको पता ही है कि पार्टीशन के बाद बहुत सारे कलाकार मुंबई बस गए। उनमें से रूप किशोर शौरी भी थे। एक जगह से ताल्लुक रखने के कारण रूप किशोर शौरी ने जौहर साहब से एक थी लड़की फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवाई। 1949 में रिलीज हुई इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। खास रूप से ये गाना बहुत फेमस हुआ। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। जौहर साहब ने न सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी बल्कि इसी फिल्म के साथ अभिनय क्षेत्र में भी उतर गए। महाभारत सीरियल के निर्माता B.R. चोपड़ा जौहर साहब के बचपन के दोस्त थे। रूप किशोर शौरी के बाद B.R. चोपड़ा ने भी उनसे ऐसी स्क्रिप्ट लिखवाई। उस वक्त B.R. चोपड़ा साहब एक बेहतरीन स्क्रिप्ट की तलाश में थे। उन्हें अपना फिल्मी सफर शुरू करना था। ऐसे में उन्होंने देखा कि उनके ही दोस्त I.S. जौहर फिल्मों में सेटल हो चुके हैं। इसीलिए B.R. चोपड़ा साहब ने उनसे 1951 की सुपरहिट फिल्म अफसाना की स्क्रिप्ट लिखवाई। सौभाग्य से इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका फायदा खुद जौहर साहब को भी हुआ। आगे चलकर दोनों की दोस्ती मजबूत हुई। B.R. चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा भी फिल्मों में अपना नसीब अपनाना चाहते थे। इसीलिए अपने छोटे भाई के लिए B.R. चोपड़ा ने जौहर साहब से सिफारिश की। जौहर साहब ने भी यश चोपड़ा को अपना असिस्टेंट बना लिया। आगे चलकर यश चोपड़ा सदी के सबसे सफल फिल्मकार बने। जौहर साहब का नाम इस कदर तक मशहूर था कि उन्होंने अपने ही नाम की सीरीज में फिल्म बनाई, जो सिनेमा घरों में तूफान की तरह चलती थी। इस सीरीज की शुरुआत करते हुए उन्होंने महमूद साहब की मदद लेते हुए उनके नाम का भी इस्तेमाल किया। इस सीरीज की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी, जो 1965 में रिलीज हुई थी। इसके पहले जौहर साहब हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में दिख चुके हैं। आपको बता दूं कि 1962 में रिलीज हुई इस विदेशी फिल्म को ऑस्कर भी मिल चुका है। जौहर महमूद इन गोवा के बाद उनकी जौहर इन कश्मीर और जौहर इन बॉम्बे फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद जौहर साहब ने महमूद के साथ दूसरी फिल्म जौहर महमूद इन हांगकांग फिल्म बनाई। जौहर साहब बहुत ज्यादा वास्तविकतावादी इंसान थे। संडे मैगजीन को एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बचपन की यादें बताते हुए यौन विषय पर खुलकर बातें की थी। उन्होंने बिना किसी शर्मिंदगी के साथ वो बातें भी बताई जिसे हम खुद बता नहीं सकते। अपने पिता द्वारा अपने ही माता के साथ हुए यौन छल पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उस रात वे अपने पिता को जताना चाहते थे कि वे जो भी कर रहे हैं वो गलत है, पर क्योंकि जौहर साहब छोटे थे इसीलिए कुछ बोल नहीं पाए। पर कुछ सालों के बाद पिताजी का देहांत हुआ, तब राम नाम सत्य है की जगह वे उस रात को याद कर रहे थे। ऐसी बातें बताने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, पर उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें बताई थी। यहाँ तक उन्होंने खुद की यौन स्थितियों और किस्सों पर भी बात की थी। जौहर साहब की शादी फिल्मों में आने से पहले 1943 में रमा बाइन से हुई थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे अनिल और अंबिका हुए। आगे चलकर रमा बाइंस ने बलराज सहानी की सामाजिक फिल्म गरम हवा में काम किया, तो वहीं दोनों बच्चों को खुद जौहर साहब ने 5 राइफल्स फिल्म के साथ लॉन्च किया। कहा जाता है कि पार्टीशन के तुरंत बाद जौहर साहब ने रमा बाइंस को तलाक दे दिया था, पर अगले कई साल तक वे एक दूसरे से जुड़े रहे। फिल्मों में सफल होने के बाद जौहर साहब ने 4 शादियां की। उन्होंने अपने जीवन में जितनी बार शादी की उतनी बार तलाक भी लिया। शायद जौहर साहब भारत के अकेले इंसान हैं जिनका 4-5 बार तलाक हुआ होगा। उनकी बेटी अंबिका फिल्म जगत में अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई, पर शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गई। अंबिका को जेहान नाम का बेटा भी है। बहुत लोगों को लगता है कि करण जौहर I.S. जौहर के बेटे हैं, पर असल में करण जौहर के पिताजी यश जौहर I.S. जौहर के छोटे भाई थे। अपनी पहली फिल्म रिलीज होते ही जौहर साहब ने यश जौहर को मुंबई बुलाया होगा। यहाँ आने के बाद यश जौहर ने फोटोग्राफर के रूप में काम किया।
उसके बाद शशधर मुखर्जी और सुनील दत्त जैसे महान लोगों के साथ काम करते हुए यश जौहर ने खुद की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन खोली। आईएस जौहर अपने मन के मालिक थे। उन्होंने हर प्रकार के काम कर लिए थे। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अभिनय क्षेत्र छोड़ा नहीं। 5 शादियां करने वाले जौहर साहब को अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी अन्य पत्नी से संतान नसीब हुई नहीं और 10 मार्च 1984 के दिन एक लंबी बीमारी के कारण जौहर साहब इस दुनिया से चल बसे। जौहर साहब की कहानी तो खत्म हुई, पर उनकी कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान को वैसा ही रहना चाहिए जैसा वो असल में है। बहुत सारे लोग अच्छाई का नकाब लगाकर लोगों को फंसाते हैं, पर जौहर साहब ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उनकी बातें लोगों को चुभे या अच्छी लगे, इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच में बिना नकाब के सहारे जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।